Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 1st October 2021. So, let's start with today's discussion. The first article states that no time bound pacts on climate change at G20. Now, recently we have studied that 30 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को हमने देखा था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी वो COP के मीटिंग के लिए गए थे, देन G20 की मीटिंग के लिए गए थे जो ग्लासगो में था। उस मीटिंग के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। कल भी जैसे हमने देखा कि कल की मीटिंग में हमने देखा उन्होंने वहाँ के फ्रांस पॉप को इनवाइट किया है। आज की आर्टिकल में ये चीज़ बताया जा रहा है कि अब जो G20 का क्लाइमेटिक चेंज पे मीटिंग जो हुआ था उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, या बीच में जो ये न्यूज़ आ रहा था कि बिकॉज ऑफ टू कंट्रोल द क्लाइमेटिक चेंज दे वर थिंकिंग कि वो जितने भी ओल्ड कोल मैकेनिज्म्स हैं इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में उसको बंद करने की बात की गई थी, बट दे केम टू अ कंक्लूडिंग पॉइंट हम उसको बंद नहीं करेंगे बट विल टेक डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल इट। नो कमिटमेंट्स टू एंडिंग द डोमेस्टिक कोल कंजम्पशन। जैसे हमने देखा कुछ टाइम पहले हमने पूरी एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये चीज़ बताया था कि उनको बंद करने की ज़रूरत है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए थे। बट द कंक्लूडिंग पॉइंट केम कि हम हमारे डोमेस्टिक जो कोल प्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स हैं उसको बंद नहीं करेंगे। उसी के साथ और एक आर्टिकल है इसका जो है हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया रेडीज द एमिशन लिस्ट। इंडिया रेडी दी एमिशन लिस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद वाले आर्टिकल में आपको बता दूंगी कि वो क्या बात कर रहा है। India pushes for the safeguarding the interest of the developing world. Prime Minister Narendra Modi addressed the G20 summit at the session of climatic change and sustainable development on Sunday, said G20 Sherpa and the Commerce Ministry पीयूष गोयल। इस बार के G20 के शर्पा जो हेड है वो पीयूष गोयल है हमारे। No time bound agreements were reached as the leaders of the world's top economy ended the summit in Rome, recommitting the providing 100 million a year टू कंट्री और टू काउंटर द क्लाइमेटिक चेंज। सबसे पहले मैं क्लिक कर दूँ, COP की मीटिंग ग्लासगो में हुई थी, पहले हमारे PM वो अटेंड किए और उसके बाद G20 की मीटिंग जो रिसेंटली हमने देखा था रोम में हुआ था जिधर उन्होंने वो पॉप को इनवाइट किया। सो ये मीटिंग में दे केम टू अ कंक्लूडिंग पॉइंट कि हम टाइम बॉन्ड नहीं रखेंगे कि इतने तक आपको एमिशन ख़त्म करना है, इतने तक क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करना है, बट येस विल प्रोवाइड यू प्रॉपर फाइनेंस का बोलने का मतलब है कि वो लोग 100 मिलियन ईयर हर साल को देंगे सो दैट क्लाइमेटिक चेंज को आप काउंटर कर पाओ। और उसी के साथ जो वैक्सीन्स का प्रोवाइडिंग जो है या सबको इक्वल वैक्सीन्स फैसिलिटीज़ मिली उस चीज़ पर भी उन लोग ने बात की है। G20 countries also committed to ending the international finance for all the coal plants by 2021 but made no mentions of the domestic commitments of ending the coal plant generation. सो डोमेस्टिकली अगर मैं इंडिया एज ए कंट्री की बात करूँ, हमने देखा था इंडिया में MP और झारखंड ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पुराने कोल्ड माइंस हैं, कोल्ड प्रोडक्शन के मैकेनिज्म है 30 साल 40 साल 50 साल, उनको बंद करने की कहीं पे भी बात नहीं की गई है। सो उन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि हम अपनी मैकेनिज्म्स को बंद नहीं करेंगे। दो इंटरनेशनली बात की गई थी कि जो इंटरनेशनल बेसिस पे जो बनाया गया उसको बंद कर सकेंगे बट डोमेस्टिक बेसिस पे नहीं करेंगे। The final commitment agreed upon the negotiation overnight spoke only of the key relevance of achieving the net zero on carbon emission. Among the highlights of the statement was the decisions to pursue the recognition of more vaccines by World Health Organization। इसके बारे में कल भी मैंने देखा था कि कोविशील्ड जो है ठीक है उसको WHO ने अभी तक वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है, तो उस चीज़ के ऊपर भी G20 में बात हुई कि कुछ ऐसे वैक्सीन है जिसको WHO ने अभी तक ये यूनिवर्सल रिकॉग्निशन नहीं दिया है, तो वो सबसे पहले प्रोवाइड करें सो दैट इक्वली सबको वैक्सीन मिल सके, सब लोग वैक्सीनेटेड हो पाए एंड उसके साथ ही साथ विल ऑल्सो वर्क फॉर दी क्लाइमेटिक चेंज। ये दोनों ही चीज़ों पर इस बार के G20 मीटिंग में बात की गई है। अंडर दी वन हेल्थ अप्रोच जो है ये न्यूज़ या ये जो टर्म है ये एक्चुअली जून का टर्म है, जून 2020
वन में ये टर्म आया था वन हेल्थ अप्रोच करके। तो अगर आप लोग को याद होगा वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या है, डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया था जो कि वैक्सीनेशन और ये कोविड सिम्टम्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इसके क्या मतलब केसेस हो सकते हैं, वो सब पढ़कर देन आगे फ्यूचर के एस्टिमेशंस कर पाए, इसके लिए ये वन हेल्थ पैनल बनाया गया था। अगर आप लोगों ने जून का आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो यू विल रिमेंबर कि जून में ये आर्टिकल आया था। Under the One Health approach for the world providing finance and technologies. So, Mr. Modi later described the summit a fruitful one. Addressing the media, G20 Sherpa and the Commerce Minister Mr. Piyush Goyal hailed the commune for acknowledging India's concern on the climatic justice. So G20 के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया है, G7, G8 और G20 का क्या डिफरेंस है, कौन से एक्स्ट्रा कंट्रीज उसमें है, मैंने वो भी आप लोग को मेरे लास्ट आर्टिकल में बताया था। करेंटली आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है, किस टॉपिक पे बात की गई है उन्होंने, और वर्ल्ड वन हेल्थ पैनल क्या है, फिर WHO का क्यों इसमें नाम आया, ये सब चीज़ आपको फ़िलहाल के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी आगे इस पे और क्या क्या चीज़ें आती। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसको बंद नहीं करेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, उन्होंने हमारे इंडिया के इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट किया, जैसे मैंने हमने पढ़ा गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेशन के बारे में। इंडिया ने जितना बोला था 2025 तक का डेटा, उसमें से 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी इंडिया अचीव कर पाया है, एंड उनका कुछ 524 या 525 का कुछ एम है। सो इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सारे ही लीडर कंट्रीज़ ने अप्रिशिएट किया कि इंडिया इज़ वर्किंग फॉर कंट्रोलिंग द क्लाइमेटिक चेंज। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में क्या था, अहेड ऑफ द COP26 इंडिया साइट्स हाईलाइट्स द एमिशन गैप। नाउ मैंने जैसे आपको इस आर्टिकल में बताया, ये आर्टिकल में लिखा गया था इंडिया रेडीज द एमिशन लिस्ट। तो ये एमिशन लिस्ट ही हमारा इसके बारे में बात कर रहा है। हुआ क्या है, इन शॉर्ट अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं, सो इंडिया ने एक फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर जो है एक वेबसाइट या फिर हम बोल सकते हैं एक लिस्ट रिलीज़ की है या लिस्ट बनाई है, विच एक्चुअली शोड कि कौन सी कंट्री जो है वो कितना एमिशन कर रही है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये लिस्ट जो है ये हमें बताएगा इंडिया का पोजीशन किधर है, ग्लोबली किधर है, पॉपुलेशन वाइज किधर है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज इंडिया का रैंक किधर है व्हेन इट कम्स टू एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन या फिर कार्बन एमिशन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सो अ डे अहेड ऑफ द कमेंसमेंट। और हाँ, ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बोला इंडिया ने जो बनाया है अहेड ऑफ दी 26, अभी जो रिसेंटली COP की मीटिंग हुई थी उसके बाद। सो इसमें जो दो कंट्रीज़ हैं साथ में, दैट इज़ इंडिया एंड स्कॉटलैंड। इंडिया एंड स्कॉटलैंड ने मिलकर ये ऑफिशियल एक लिस्ट बनाई है, एक वेबसाइट बनाई है विच विल शो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हमारा या फिर बाकी सब कंट्रीज़ कौन से नंबर पे, कौन से रैंक पर आ रहे हैं। A day ahead of the commencement of the 26th UN COP in Glasgow, Scotland, India has officially website may be made by Indian climate experts that have historical carbon emissions on the developed countries. कौन सी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है। The database aims to highlight the disparity between the emissions of the developed and developing countries. तो इसमें कौन सी US हो गया, US के साथ आप कनाडा ले लीजिए, कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, देन वेस्टर्न यूरोप, ये सारी ही कंट्रीज़ को ये लिस्ट में कंसिडर किया गया है। की फैक्टर अगर मैं बात करूँ, अगर ये डेवलप्ड रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द टारगेट हमारे लिए आसान होगा कि हमें पहले किस चीज़ पे वर्क करना है, सो दैट वी कैन रिड्यूस इट। एक प्रॉपर हमारे पास डेटा रहेगा, एक लिस्ट रहेगा कि कौन सी कंट्री किस नंबर पर है। नाउ इंडिया की बात करें कि इंडिया कौन से नंबर पे है या इंडिया का क्या सिचुएशन है। फिलहाल इंडिया वर्ल्ड में थर्ड आता है, फर्स्ट आई थिंक सो US एंड चाइना के बाद इंडिया आता है। सो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। ठीक है, एनुअली अगर हम बात करें और हिस्टोरिकल एमिशन के हिसाब से बात करें हिस्टोरिकली, तो इंडिया 6th में आता था।
ठीक है। हिस्टोरिकली एमिशन में इंडिया 6th पे आता है, और हम लोग साइज़ के हिसाब से बात करें और पर कैपिटा एमिटर्स सबको कंसिडर करके हम 6 पर आते हैं, बट करंट सिचुएशन को सिर्फ देखेंगे, इकोनॉमी को, तो हम 3rd पर आते हैं। The website is intended to debunk the narrative provided by many developed countries and the global non-government organization that will focus the attentions continuously on the developing countries. It simply will see कि developing countries या developed countries किस तरह से initiatives ले रहे हैं to curb it down, या फिर क्या क्या ऐसे initiatives ले रहे हैं so that it can help the other countries also to work according to it. So the climate equity monitor, the एज इट साइट इज़ कॉल्ड, जिस साइट पे ये बनाया गया है उस साइट का नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। होगा तो आप लोग कभी गूगल पे चेक करो, आप लोग को इस पर वो लिस्ट या उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये वेबसाइट पे जो परफॉर्मेंस है उसको पार्ट में डिवाइड किया है। एनेक्स 1 पार्टीज़ में जो है UNFCCC जो है, मतलब जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है। और नॉन एनेक्स 1 पार्ट में जो है वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ आएंगे। सो ये वेबसाइट पे 2 पार्ट डिवाइड किया है, एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स 1। नॉन एनेक्स 1 में सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ आएंगे और इसमें सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ आएंगे कि उनका क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो ये लिस्ट किसके तरफ से बनाई गई है, क्या काम करता है, एवरीथिंग यू शुड हैव रिमेंबर, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल सेज रो ओवर कास्ट स्प्लिट्स ऑन मनरेगा वेज। ये आर्टिकल जो है 2-3 दिन से न्यूज़ में है। क्यों है? बिकॉज अभी जैसे हम सबको पता है फेस्टिव माहौल है, दीपावली आने वाली है। सो सबको लोग जो विलेज में रहते हैं या जिन लोग की अर्निंग जो है वो मनरेगा पर डिपेंड करती है, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं विच हु आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मिंग ऑफ मनरेगा। बिकॉज रिसेंटली हुआ क्या, दीपावली बीइंग द फेस्टिव सीजन ऑफ मेनी ऑफ द पीपल्स, आउट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन इट, सिर्फ SC ST वालों को पहले सैलरी दे दी गई 15-20 दिन पहले, और जो बाकी लोग हैं, बाकी कम्युनिटीज़ है, कॉमनर्स हैं, उनको अभी बोला कि यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन अप्रूव कर पाया या फिर डिससेटिस्फैक्शन एक क्रिएट कर दिया है लोगों के बीच में, विच शोज़ कि ये कास्ट स्प्लिट जो है इट हैज़ एक्चुअली डिवाइडेड द पीपल या मेड पीपल नॉट हैप्पी बीइंग द फेस्टिव सीजन। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। सो फॉर द पुअर विलेजेस इन राजस्थान, ये सिचुएशन जो है सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट हुआ, बट राजस्थान को छोड़ के बाकी सगा जगह पे भी ये चीज़ हो रहा है। पुअर विलेजेस इन राजस्थान, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, good Deepavali depends upon the wages from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme, and so the tension has risen as the people have worked together at the same website at the same for the same numbers of days, but those from the SC and ST लोगों को पहले ही सैलरी दे दिया गया 15-20 दिन के अंदर ही, वेरस जो अदर कम्युनल लोग थे उनको 2 महीने के लिए रुकने बोला गया। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कम्युनेटर, उनका ये बताया हुआ चीज़ है कि ऐसी चीज़ें उन्हें बताई गई है। It has actually caused a tension among the people, और वी कैन से गड़बड़ हो चुकी है इसके वजह से। सिमिलर कंसर्न जो है सिर्फ राजस्थान में नहीं उठा, राजस्थान के अलावा वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे सब जगहों पर भी मनरेगा के ये प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग नाखुश हैं, ठीक है। उसी में कंटिन्यूशन में ये भी बताया गया कि ये जो डिसीजन लिया गया था तो इट वाज टू मस्टर द पेमेंट सिस्टम। मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि हमें मेन जो पेमेंट वाला सिस्टम है उसको प्रूव करना पड़ेगा ताकि वी कैन हेल्प दी पीपल। So SC payment favored an analysis of 18 lakh fund transferred ordered transactions from 10 states between April to September by researchers from LifeTech showed that SC workers in most states are getting paid significantly faster than another. So LifeTech जो है इनके रिसर्च के हिसाब से ये चीज़ देखा गया है कि हमारे जो कॉमनर्स हैं, जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, उनसे जल्दी ही जो हमारे
SC/ST वाले हैं उनको उससे पहले पेमेंट मिल जाता है। अंडर मनरेगा लॉ, वंस द फंड ट्रांसफर ऑर्डर इज अप्रूव्ड, द सेंटर शुड टेक नो लॉन्गर देन 7 days टू साइन द पेमेंट। ये चीज़ हमने भी देखा था कि अगर किसी ने रजिस्टर किया है, किसी के अंडर किसी के नाम पे पेमेंट अप्रूव कर दिया है तो उसको 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, या तो सॉरी, या तो अगर वो पर्सन ने खुद को रजिस्टर किया और उसको अभी भी जॉब नहीं मिल रहा तो 15 दिन के अंदर ही अगर 15 दिन में नहीं मिला तो उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा, मिनिमम जो आपको दे सकते हो आप। So the centers transferred money to 46% of the SC workers within the mandate 7 days। ये हमारा डेटा बताता है कि डेटा के हिसाब से ये चीज़ लिखा गया था 46% ऑफ SC लोगों को विदिन 7 days के अंदर पेमेंट दे दी गई थी, ठीक है। वाइल 80% गॉट पेड विद इन 15 days आफ्टर FTO अप्रूवल। बाकी 7 दिन के अंदर SC/ST वालों को दिया, 15 दिन के बाद जो है हमारे बाकी लोगों को दिया गया है। सो कहीं ना कहीं ये एक तरह की वनरेबिलिटी हो रही है अदर कम्युनिटी के लिए, एक पार्शलिटी हो वो लोग का ये मानना है कि एक पार्शलिटी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि एवरीवन इज़ वर्किंग एट द सेम प्लेस फॉर द सेम hours with the same energy, then why there is a differential या why there is a partiality between both the community। एक तरह का disparity आ रहा है लोगों के बीच में। सो लेट्स सी कितने हद तक गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेता है और 2 months के अलावा आप कितना जल्दी उनका तनख्वाह उनको दिया जाएगा। Now we'll move to the next article. The next article says Navy takes delivery of warship, ठीक है। सो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ, रिसेंटली नेवी में हमने देखा था, ब्राह्मोस के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मोस को जो है हमारे LAC वाले पार्ट में, जो हमारा तवांग वाला एरिया है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सो ब्राह्मोस में ही एक मतलब ब्राह्मोस के साथ ही उसको साथ एक वेल्ड मिसाइल इक्विप्ड उसके साथ लगाकर अभी रिसेंटली इंडिया को पहला डिलीवरी आया है, जो कि इंडिया का स्टेट ऑफ आर्ट है। स्टेट ऑफ आर्ट लाइक इंडिया ने खुद से बनाया है, जिसकी पहली डिलीवरी अभी आई है। 3 साल लेट चल रही थी ये डिलीवरी, बट हमें अभी फ़िलहाल फर्स्ट डिलीवरी उसकी आ चुकी है एंड विल सी कि इसका वर्किंग कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो है नेवी को जो डिलीवरी मिली है उसको सिल्थ गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। सिल्थ गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, जो कि एक तरह का मिसाइल डिस्ट्रॉयर इक्विपमेंट्स है जो ब्राह्मोस से मतलब इक्विप्ड करके दी गई है। सो द फर्स्ट शिप ऑफ 4 प्रोजेक्ट बी स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम, जो कि हमारे यहाँ पे बना माझगांव डॉक्स लिमिटेड में बनाया गया है, वो नेवी को डिलीवर किया गया था लास्ट फ्राइडे को और उसकी वर्किंग कमेंसमेंट रिसेंटली बोला जा रहा है कि शुरुआत की जाएगी। इस इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ या इस वॉरशिप के बारे में बात करूँ, सो ये 163 मीटर लॉन्ग है, 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7400 टन्स जो है उसमें इक्विपमेंट्स या फुल लोडेड डिस्प्लेसमेंट है उसमें, एंड इट हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 knots। 30 knots के स्पीड पर ये चलता है। इट इज़ ओवरऑली अन इंडिजीनियसली बिल्ड प्रोजेक्ट, जिसका अप्रूवल अप्रॉक्सीमेटली 75% जो है इंडियन के अंडर ही बनाया गया है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप वॉज साइंड 2011 में ये प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया था कि ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा विद द अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ 29,643 crores। दिस मच ऑफ मनी वॉज ग्रांटेड कि इसके लिए आप ले सकते हो। इन हाउस डिज़ाइन अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि स्टेट ऑफ आर्ट के बारे में बात किया है, सो ये जो शिप है स्टेट ऑफ आर्ट इंडिया में खुद ही बनाई गई है। और इसका जो सबसे पहला जो इसमें लिखा है ना 15B, तो ये सिल्थ मिसाइल जो 15B है, इससे पहले जो 15A बनाया गया था सिमिलर कंटेक्स्ट में, वो सबसे पहले बार बना था कोलकाता क्लास। जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय बनाया था फर्स्ट टाइम वो कोलकाता में बना था, जिसको हम 15A बोलते हैं और इसको हम 15B बोलते हैं। सो इसके नाम पर ऐसे 4 कॉर्नर्स या 4 ऐसे शिप्स बनेंगे सिटीज़ के नाम पर। जैसे जो सबसे पहले बना तो उसको हम कोलकाता शिप बोलते हैं क्योंकि वो वहाँ पे बनाया गया था। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें ऐसे 4 बनेंगे। जो बना है इसको हम विशाखापट्टनम बोलते हैं। विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत नाम से आप कंसिडर कर सकते हो। एक विशाखापट्टनम हमारा इधर ले लो आप। देन
मोरमुगा आई थिंक सो नॉर्दर्न स्टेट्स का है पार्ट, देन इम्फाल अगेन इसमें, एंड सूरत हमारा गुजरात। सो उनके नाम पर ऐसे 4 अलग अलग बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला जो है विशाखापट्टनम वो हमें मिल गया है, उसकी डिलीवरी हमें आ गई है। सो द कील ऑफ विशाखापट्टनम वॉज लेड इन अक्टूबर 2013। इसका जो वर्क है अप्रूवल 2011 में दिया गया था, उसकी वर्किंग 2013 में स्टार्ट की गई थी, और ये शिप को लॉन्च करने का बात था कि 2013 में चालू करके 2015 में वो लॉन्च करेंगे। ठीक है। सो द शिप वॉज इक्विप्ड बाय ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल। मैंने आपको बताया था ब्राह्मोस का क्या काम है और उसके फीचर्स क्या है, जब भी हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था एलएसी को लेकर। और क्योंकि ब्राह्मोस कैसा है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। एंड उसी के साथ ही इक्विप करके दी गई है, किसके साथ, विशाखापट्टनम और ब्राह्मोस को मिलाकर बनाई गई है। द शिप हैज सेवरल इंडिजीनियस वेपन्स लाइक मीडियम रेंज, आपको मीडियम रेंज इंडिजीनियस टोरपेडो मिलेगा, लॉन्चर्स मिलेंगे, रॉकेट लॉन्चर मिलेगा, रैपिड गन माउंट मिलेगा, ये सब उसमें इक्विप करके दिया गया है। सो वी कैन से इट इज़ ए डेवलप्ड मिसाइल और वी कैन से डेवलप्ड वॉरशिप फॉर इंडियन नेवी. The induction of the destroyer despite of the COVID challenge tributes to the collaborative efforts of large number of stakeholders. दो हम कोविड सिचुएशन से फेस कर रहे थे, देन ऑल्सो ये चीज़ दे वर्कड वेरी हार्ड टू मेंटेन इट. ठीक है. सो ये जो डिज़ाइन है 15B का, जिसमें ऐसे 4 बनाए जाएंगे. ठीक है, इसमें ऐसे 4 बनाए जाएंगे, उसमें से पहला बन चुका है और उसके मैकेनिज्म अभी बनने को तैयार है. सो अगर कभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद हुआ या फिर इंडियन नेवी कितनी डेवलप्ड हो गई है, स्टेट ऑफ आर्ट में क्या क्या उन्होंने खुद से बनाया है, तो उसमें आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल. जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो हमें बात करता है इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2021. टॉकिंग ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर में आपके जो भी हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर्स हो गए, ठीक है, ये सब के रिलेटेड बात किया है. हमने नोटिस किया था जब पैंडमिक सिचुएशन चालू हुआ था, पैंडमिक सिचुएशन में एक इनफॉर्मली सेक्टर ऐसा था जो वर्किंग कर रहा था या जो नेगेटिव में नहीं था. बाकी उस टाइम पर हमारा फॉर्मल सेक्टर -50 पर था कंट्रीब्यूशन में, वेरएज पैंडमिक में ही ऐसा एक टाइम था कि फॉर्मल सेक्टर हमें कुछ कंट्रीब्यूशन निकाल के दे रहा था उस टाइम पर भी, बेसिकली एग्रीकल्चर. अभी जो रिपोर्ट निकाली गई है एनएसएस के थ्रू और बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो रिपोर्ट हमें ये बताता है कि इंडिया का जो जीडीपी है 2020-21 उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम हो चुका है. अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ रिडक्शन हो चुका है. हम आर्टिकल देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना चाहिए कि करेंटली इनफॉर्मल सेक्टर का क्या सिचुएशन चल रहा है इंडिया में. Signaling a greater shift towards the formalization of economy, the share of large informal sectors overall the economic activity dipped sharply in 2021. ठीक है. इनफॉर्मल सेक्टर हमारा जो 2017 में 17-18 के रिकॉर्ड के हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर ने हमारे जीडीपी को 52% का कंट्रीब्यूशन दिया था, वेरएज 2020-21 में ये एस्टिमेशन कर रहे हैं कि दे हैव कंट्रीब्यूटेड ओनली 50 to 20%, विच इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है. हमारे जो एडवाइज़र हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने इस गैप को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के नाम पे बोला है कि एटलीस्ट पैंडमिक के सिचुएशन में हमें 50 to 20% तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सो उन्होंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया है. हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है जिनका नाम है सौम्या कांतिल घोष, उनका ये मानना है कि एटलीस्ट इट इज़ गिविंग अस समथिंग, सो वी विल कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस भी आए थे. जीडीपी की टोटल उन्होंने डेटा देखे. तो हमने डेटाज देखे. डेटाज हमें ये बताते हैं, आईएमएफ की पॉलिसी मेकर्स ने जो पेज रिलीज़ किए थे, जो पेपर्स डेटाज रिलीज़ किए थे, उनके हिसाब से जो ग्रॉस वैल्यू, अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, वो इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर ने ग्रॉस वैल्यू 2011 में 53% ऐड किया था. ग्रॉस वैल्यू जैसे जीडीपी हमारा नेशनल लेवल पे, वैसे अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबली उनका कितना वैल्यू एडेड हो रहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में. तो 2011 में वो 53% दिखाता था कि 53% ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ने जीवीए पे कंट्रीब्यूट किया है. उसके बाद 2017 में इट शोड 52.4, कुछ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ, फिर भी वो इम्प्रूविंग स्टेट में था. उसके बाद एनएसएस ने
जिसको हम नेशनल सैंपल सर्वे बोलते हैं। एनएसएस का ये बोलना था 2014 में हमारा जो लाइक जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है इट कंट्रीब्यूटेड अ वेरी मच, अप्रॉक्सीमेटली उनके हिसाब से 93% ऑफ द वर्क फोर्स जो था वो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता था। इंडिया का 93% ऑफ वर्क फोर्स 2014 में इन जो उनका लाइवलीहुड निकला इट वाज बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा हिट मिला है क्योंकि नंबर जो हमारा कंटिन्यूसली डिटोरेट होता गया। हमने नोटिस किया था हमारे 2017-18 में हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर एग्रीकल्चर से बात करूँ, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहले वो 97 था, 97 से 70 हो गया, 70 से अभी करंटली मैंने आपको बताया 15 से 20% हो गया। सो इट इज़ डिक्रीजिंग एट अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, सो एसबीआई की रिपोर्ट का ये मानना है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो कंटिन्यूसली श्रैंक छोटा कम होते जा रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में कम हो रहा है। हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से अगेन इट स्टार्ट्स टू ग्रो। एटलीस्ट ग्रो भी नहीं हो रहा बट इट शुड नॉट डिक्रीज मोर देन 15 to 20%। सो दैट वाज अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर्स रिपोर्ट गिवन बाय एसबीआई। Now we'll move to the next article. Ecologically आर्टिकल हमारे लिए important है which shows पंजाब does a deep dive for Indian dolphin. पंजाब being a state उन्होंने initiative लिया है कि they will try to conserve Indian dolphin, जिसको हम हमारा जो Indian डॉल्फिन है हमारा एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, इसको कंजर्व करने की कोशिश करने की बात की है। सिर्फ इसी को नहीं बट इसके इनहैबिटेंट, इसके जितने भी नेचुरल हैबिटेंट्स है उसको भी कंजर्व करने की बात की है। सो पहले हम आर्टिकल में देखेंगे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई है इंडियन डॉल्फिन के बारे में, और फिर मैं इंडियन डॉल्फिन के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँगी सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। सो द सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटन सिसाटिन इंडियन डॉल्फिन, जिसको हम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिया माइनर भी बोलते हैं, प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका डॉल्फिन, या फिर उसको डॉल्फिन नहीं माइनर, ये इनका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और जो हमारा इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन है वो आपको ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि आपको यूजुअली जो स्टार्टिंग में फाउंड हुआ है वो ब्यास की तरफ आपको मिलता है, रिवर ब्यास की तरफ से। और उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है कोशिश टू प्रोटेक्ट देम एज वेल एज देयर नेचुरल हैबिटेट। In this river, dolphin is classified as endangered by the IUCN. IUCN के रेड डेटा लिस्ट के हिसाब से उनको ये endangered के लिस्ट में ढाला गया है। और रिसेंटली बिलीव किया गया था कि डॉल्फिन जो है वो एंडेमिक है पाकिस्तान के, एंडेमिक इस जो उस जगह के बिलोंगिंग जो हम बात करें पाकिस्तान के हैं। बट 2017 में ऐसे बहुत बड़े पॉपुलेशन हमें ये पंजाब का जो हरीके ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर मिला गया था। जो हमारा अगर आप पंजाब का पोजीशन देखोगे, पंजाब के यहाँ पे लोअर ब्यास फ्लो करता है जिसकी वजह से वहाँ पे ये डॉल्फिन का पॉपुलेशन हमें वहाँ पे मिला था। सो पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो उनको सेव करेंगे, ऑल्दो उन पर अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं। ये हमारे गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमें फेब में भी न्यूज़ में था, अगस्त में भी न्यूज़ में था, क्योंकि ये न्यूज़ आया था यूपी के तरफ में। क्योंकि अगर यूपी बिहार में आप देखोगे या फिर हरिद्वार से लेके जो पानी फ्लो होता है वहाँ पर भी आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलेंगे। एंड वहाँ पे नोटिस किया गया था कि यूपी के कुछ लोगों ने वहाँ पे जो एक दो गैंगेटिक डॉल्फिन्स आए थे उनको बहुत मारा था। सो उस रिलेटेड भी न्यूज़ में था एंड उनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया गया बिकॉज गैंगेटिक डॉल्फिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंडिया इसकी वजह से भी जाना जाता है। सो अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2 को पढ़ोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको ये बताता है कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को मारना पनिशेबल है, अंडर ऑफेंस है, आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो इनका साइंटिफिक नाम मैंने आपको बता ही दिया क्या है। साइंटिफिक नाम के साथ में अगर बोलूँ ऑफिशियली इनको फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया गया था तो 1801 में फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया था। ये जो है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना जो पॉइंट है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है, ठीक है, तो जिस पॉइंट से मिलकर बांग्लादेश में जाती है उसको हम मेघना बोलते हैं, उस पॉइंट पे मिलता है
और अगर हम सिस्टम्स में बात करें तो नेपाल, इंडिया, देन बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ पार्ट में आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलेंगे। ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स हमेशा याद रखो, ऐसे स्टेटमेंट्स भी आता है कि इट ऑल्सो फाउंड इन द सॉल्ट वाटर, तो नहीं, ये हमारे फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर्स में ही मिलेंगे। और ये चीज़ बोला जाता है कि हमारे जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स होते हैं ये अंधे होते हैं, दे कांट सी, बट वो जो हमारा जैसे बैट्स और ये लोग हमारे जो अल्ट्रासाउंड्स पे वर्क करते हैं उसी सेम तरीके पे ये भी वर्क करते हैं। सो आप कभी भी, अगर आप लोग नोटिस करोगे, आप कभी भी इनके पास जाओगे, आप लोग को हमेशा से एक तरह का ये लोग आवाज़ निकालते हैं, लाइक एस करके, उस आवाज़ से दे ट्राई टू कम्युनिकेट कि उनके आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बिकॉज दे आर एक्चुअली ब्लाइंड। ठीक है, सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स पे ये लोग जो है अपने सामने कोई भी चीज़ अगर है, फिश है या प्रे है, उसको नोटिस करते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से अपने दिमाग में वो इमेज बनाते हैं। एंड यूजुअली इनको जो है ऐसे सूसू भी बुलाया जाता है। क्यों? बिकॉज ये लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो इसी टर्म में होता है, सूसू करके। सो इसकी वजह से उनको ये भी बुलाया जाता है। पॉपुलेशन करेंटली अगर हम देखेंगे तो 1200 लेके 1800 की पॉपुलेशन अभी इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन की है। और इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो रिवर इकोसिस्टम में उसको एक रिलायबल इंडिकेटर भी बताते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हम उस रिवर का हेल्थ सिस्टम जान सकते हैं। अगर वहाँ पे अच्छी खासी इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन है, मतलब वो रिवर सिस्टम अच्छा है, कम है तो दैट मीन्स वहाँ पे लाइफ कम है, उस हिसाब से वो एक इंडिकेटर का काम करता है हमारे लिए। और इनको जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था 2009 में। सो जैसे हमारा ये होता है लोटस है, टाइगर है, वैसे ही हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, दैट इज़ इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसको 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया था। अब इनके लिए थ्रेट क्या क्या बनती है? सबसे पहले इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन बीइंग अ फ्रेश वाटर में रह के ये लोग यूजुअली आपको थोड़े शैलो पानी में भी मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग उनको पकड़ते हैं, फिश की तरह उनको मारते हैं, बाय कैच करते हैं, विच बिकम्स एन इशू फॉर देम। उसके साथ ही साथ जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ रीज़न, जिसके वजह से ये जो उनका हेल्थ सिस्टम, उनका हैबिटेशन बहुत डिग्रेड हो रहा है कंटिन्यूसली। तीसरी चीज़ है डैम्स कंस्ट्रक्शन। अभी रिसेंटली इरिगेशन को लेकर इंडिया में बहुत सारे ऐसे डैम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, एंड देयरफॉर इट कैन बी अ वनरेबल रीज़न फॉर द इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन। सो उनको जो है अलग अलग हमारे लिस्ट में, कंजर्व लिस्ट में डाला गया। जैसे सबसे पहले मैं आपको बोलूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फिर हमारा IUCN में डाला गया है उनको। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको शेड्यूल 1 में डाला गया है। IUCN में मैंने आपको बताया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाला गया है। साइट्स जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसमें भी उनको मोस्ट एंडेंजर्ड में डाला गया है। ठीक है, और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है उनको उसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, बिकॉज ये भी माइग्रेट करते हैं सीजन्स के हिसाब से टू डिफरेंट फ्रेश वाटर्स। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स भी लिए थे, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने लिया गया था, सो दैट हमारे जो 2020 का स्पीच था उसमें ये बोला गया कि उनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन करके इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। उसके साथ डॉल्फिन्स के लिए सेंचुरीज भी बनाए गए थे, जैसे विक्रमशिला गैंगेटिक सेंचुरी जो अब बिहार में है। सो इट वॉज एस्टैब्लिश टू कंजर्व देम, और उनके लिए अलग अलग कंजर्वेशन प्लान्स भी बन रहे हैं इंडिया में, सो दैट वी कैन एटलीस्ट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन्स। और हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है जो सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन हमारा नेशनल रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ 5 अक्टूबर। दोनों को उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, सो आई होप सो इसके बारे में सारा ही जो भी इकोलॉजिकली पॉइंट ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना की थोड़ी सी सिचुएशन फ़िलहाल ख़राब हो चुकी है, बिकॉज चाइना में एक साथ ही दो ऐसे बड़े सिचुएशन आ गए हैं जिसको चाइना को संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दोनों ही नेशनल पर्सपेक्टिव से उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है।
सो चाइना ग्रैपल्स विद द चैलेंज ऑफ स्लोइंग इकोनॉमी एंड आउटब्रेक। सबसे पहले हमने नोटिस किया था चाइना ने, एक चाइना ही ऐसी कंट्री अब तक जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोले नहीं है दूसरे कंट्रीज़ को लेकर, बाकी सब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 वीक से नोटिस किया गया है वहाँ पे 400 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, केसेस अचानक से वापस बढ़ने लगे हैं चाइना में, सो इट बिकम्स एन आउटब्रेक इंडियन चाइना इकोनॉमी के लिए इशू। दूसरी इशू आ गई थी स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी। स्लोइंग इकोनॉमी इसके लिए बोल रहा है क्योंकि चाइना में ये चीज़ नोटिस किया गया था, वहाँ पर करेंटली जो पावर शॉर्टेज बहुत हो रहा था जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक ठप पड़ गया था। सो ये दोनों सिचुएशन टैकल करने के लिए चाइना को बहुत तकलीफ़ हो रही है। चाइना फ़िलहाल थोड़ा सा कमोशन में है कि पहले हम किस चीज़ पर ध्यान दें, पहले हम अपना शॉर्टेज को ख़त्म करें कि पहले आउटब्रेक के हिसाब से करें। बिकॉज चाइना रिसेंटली उन्होंने बोला था कि दे विल ओपन अप एवरीथिंग, लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे एंड कर्ब्स को ख़त्म कर देंगे, बट बोलने के कुछ दिन बाद ही केसेस बढ़ने लगे। सो ये आर्टिकल उसी के लिए न्यूज़ में आया था कि पावर क्राइसिस वहाँ पे आए हैं। दूसरी चीज़ केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसके वजह से चाइना जो है वो उन्होंने ना G20 की मीटिंग अटेंड की, ना COP की मीटिंग अटेंड की, कोई मीटिंग नहीं अटेंड किया। बिकॉज अगेन वो क्वेश्चनेबल हो सकता है कि आपके इधर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो। सो उन्होंने दोनों ही मीटिंग्स अटेंड नहीं किए। और रिसेंटली चाइना भी अपनी एक मीटिंग जो कि डिस्कस कर रहा है वॉकिंग के लिए, जिसको हम प्लेनम बोलते हैं। प्लेनम एक प्लेटफॉर्म है चाइना के लिए जो कि ये सब सिचुएशंस पे मीटिंग कर कर बात करेगा। ये कुछ 5 साल से हो रहा है और ये साल का जो प्लेनम था इट वुड बी देयर 6th प्लेनम। सो ये प्लेनम पे भी बात हो रही, प्लेनम पे अभी कंटिन्यूसली इंडियन चाइनीज़ गवर्नमेंट वर्क कर रहा है कि कैसे हम दोनों सिचुएशंस को टैकल करें। और सारे ही इंटरनेशनल मीट्स और समिट को चाइना ने फ़िलहाल के लिए अटेंड नहीं किया, स्टेटिंग कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया है उसके लिए, बट येस कहीं ना कहीं वो आंसरेबल नहीं कर सकते उस चीज़ को, एंड देयरफॉर दैट इज़ अ रीज़न कि करेंटली ये दोनों चीज़ ख़राब है उनमें। लेट्स सी आगे जाकर वो पहले हेल्थ पे ध्यान देते हैं कि पहले पावर शॉर्टेज पे ध्यान देंगे। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।